वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल पॉलिटी की क्लासें हमने स्टार्ट करी है और पॉलिटी की क्लासेस के क्रम में हम आपको पढ़ा रहे हैं संविधान की अनुसूचियां। और ऑलरेडी मैंने आपको संविधान की अनुसूची में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे। आप उसको देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैंने संविधान की अनुसूचियों को पढ़ाने का, आपको बताने का प्रयास किया है और सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया है। आज हम उसी 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 संविधान की अनुसूचियों के क्रम में पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। और संविधान की अनुसूचियां जो कि हमने आपको 8 अनुसूचियों तक पढ़ा दिया था पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला करके। आज हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों का पार्ट 3, अनुसूचियां नंबर 9 से लेकर के 12 तक। तो इसमें हम 4 अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे और इसको फटाक से आपको बता देता हूँ सारी अनुसूचियां। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें से अनुसूची 9, अनुसूची 9। सबसे पहले कौन सी अनुसूची पढ़ी आपको? अनुसूची 9। ठीक है, 8 अनुसूचियां आपने ऑलरेडी पढ़ रही है। 9वीं अनुसूची के बारे में आज पढ़ना हमने स्टार्ट किया है और मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये सवाल अनुसूची 9। अगर कभी पेपर में पूछे कि अनुसूची 9 में किस बात का उल्लेख है, भारतीय संविधान की जो अनुसूची 9 है वो किस चीज का प्रोविजन करती है, किस चीज का उल्लेख करती है, तो हम में से या आप सब में से बहुत सारे लोग पहले हम ये बताते थे कि अनुसूची 9 में क्या हुआ? अनुसूची 9 का संबंध भूमि सुधार कानून से है या राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। अब उसको हम नए तरीके से आज पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर कभी पेपर में पूछे अनुसूची 9 में किस चीज का उल्लेख है तो आप बताना ना। तो इस अनुसूची में क्या लिखेंगे आप? अनुसूची 9 में मतलब इस अनुसूची में लिखेंगे इसको साफ साफ। इस अनुसूची में जरा ध्यान से सुनिएगा। इस अनुसूची में उन कानूनों का उल्लेख है, उन कानूनों का मतलब अब अधिनियम भी आप समझ सकते हैं। उन अधिनियमों का या कानूनों का उल्लेख है, उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बेसिक सा आप एक लाइन याद करेंगे। अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछे कि अनुसूची 9 में किस बात का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे? अनुसूची 9 में उन कानूनों का उल्लेख है जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। इतना आप बेसिक से याद करेंगे। अब आप कहोगे सर जी हमने तो किताबों में ये पढ़ा है कि अनुसूची 9 में राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। कहीं कहीं ये चीजें लिखी गई है और कहीं कहीं लिखा गया है कि अनुसूची 9 में भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। तो मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा है कि अनुसूची 9 में उन कानूनों का उल्लेख है या उन अधिनियमों का उल्लेख है जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो अनुसूची 9 में बहुत सारे कानूनों का उल्लेख है और उन बहुत सारे कानूनों में से कुछ कानून संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों से संबंधित है, या यूं कह सकते हो कि कुछ कानून भूमि सुधार से संबंधित है। इसीलिए हम एग्जैक्टली आज के दिन में क्या बता देते हैं कि अनुसूची 9 में इस बात का उल्लेख है कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें संपत्ति के अधिग्रहण में कौन कौन सी विधियां अपनाएंगी, इस बात का उल्लेख है। या फिर आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है। तो एग्जैक्टली ये ना बोलेंगे कि भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है या राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है, बल्कि हम एग्जैक्टली क्या बोलेंगे? उन सभी कानूनों का उल्लेख है जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब इन जो कानून है उन्हीं कानूनों में ये भूमि सुधार कानून भी आ जाएगा या आप राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का भी जो संबंधित कानून है वो भी आ जाएगा। इसलिए हम पढ़ते हैं कि इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख है या राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप क्या पूछे, इन सब कानूनों के अलावा इसमें और भी बहुत सारे कानूनों का उल्लेख है। उन सारे कानूनों का उल्लेख है जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो भूमि सुधार से संबंधित जो कानून है उनको भी हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, या राज्य के द्वारा जो संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां उनको भी हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे कानून है जिन्हें हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उन सारे कानूनों का उल्लेख अनुसूची 9 में है।
तो प्रश्न क्या यहां से बनेगा? अब आप सबको यह पता होगा कि भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। अभी कितनी अनुसूचियां हैं? अभी है 12 अनुसूचियां। इसका मतलब 4 अनुसूचियां जोड़ी गई, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां। ये 4 अनुसूचियां जोड़ी गई और ये 4 अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधनों के माध्यम से जोड़ी गई। तो प्रश्न क्या परीक्षा में आएगा, जरा दिमाग से इसको लिखेंगे। अगर कभी पेपर में पूछे 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया ना, तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन। और कब हुआ था प्रथम संविधान संशोधन? संविधान लागू होने के अगले साल। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में के द्वारा जोड़ा गया था, के द्वारा जोड़ा गया था, के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये प्रश्न आप याद करके रखेंगे कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या पढ़ेंगे? अब आप सबको ये पता होगा कि 1946, इस पॉइंट को आप लिखेंगे नहीं, अभी खाली समझेंगे। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाने का कार्य प्रारंभ किया, अब आपको पता होगा। इसके बाद 1947 में इंडिया को आजादी मिली और फिर जाकर के 1950 में भारत का संविधान लागू हो गया। भारत का संविधान भले 1950 में लागू हुआ, लेकिन भारत में पहला आम चुनाव यानी लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ वो कब हुआ? तो वो मई 1952 में हुआ। ध्यान दीजिएगा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। 1947 में भारत आजाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया। और जब भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद संविधान के अंतर्गत भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आप बताएंगे 13 मई के आसपास, है मई में 1952 में हुआ। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा कि 1946 से लेकर के 1952 तक, 1952 में भारत का आम चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव यानी लोकसभा गठित हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ? राज्यसभा। उसके बाद उसी 1-2 महीने के बाद में राज्यसभा का भी गठन हो गया। तो अब आप प्रश्न यहां से ये बना सकते हैं कि 1946 से लेकर के 1952 में भारत में लोकसभा राज्यसभा थी नहीं, यानी भारत में संसद थी नहीं। तो संसद के रूप में कौन काम कर रही थी भारत में? तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1946 से 1952 तक जो भारत की संविधान सभा थी, क्या थी? जो भारत की संविधान सभा थी, वही भारत में अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। अंतरिम संसद के रूप में भारत की संविधान सभा कार्य कर रही थी। भारत में संसद कब आए? 1952 में आए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद राज्यसभा का गठन हुआ, तब संसद आई। लेकिन 1952 के पहले और 1946 के बाद भारत में जो भारत की संविधान सभा थी, यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, यानी संसद इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में कार्य कर रही थी। तो प्रश्न क्या परीक्षाओं में बनता है आजकल? अभी आपको पता होगा कि भारत के संविधान में अब तक कुल कितने संशोधन हुए हैं? 106 संशोधन हो चुके हैं, सबको पता है ना? इन 106 संशोधनों में से कितना संशोधन भारत की अंतरिम संसद ने किया था? मतलब भारत की संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में किया था। तो भारतीय संविधान के जो 106 संशोधन हुए कुल ना, इन 106 संशोधनों में से सिर्फ एक संशोधन, और वो पहला संविधान संशोधन था जिसको भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था, यानी इंटरिम पार्लियामेंट यानी अंतरिम संसद के द्वारा किया गया था। और कब हुआ था पहला संशोधन? 1951 में हुआ, 51 में हुआ था। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा? प्रथम संविधान संशोधन भारत की संसद के द्वारा किया गया था, भारत की संसद के द्वारा किया गया था या भारत की संविधान सभा के द्वारा किया गया था? तो आप बताएंगे संविधान सभा के द्वारा किया गया था। और उस टाइम पर यही संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो इतने पॉइंट आपके क्लियर हुए। तो आप एक पॉइंट आप इसको नोट डाउन करेंगे, इसको कायदे से आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे ये पॉइंट? इसको बहुत कायदे से लिखेंगे, साफ साफ सब लोग इसको लिखेंगे। जितने मैं पॉइंट आपको लिखाने जा रहा हूँ, ये 2 पॉइंट मैंने लिखा दिया अनुसूचियों के संबंध में, अनुसूची के संबंध में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अंतरिम संसद के द्वारा, अंतरिम संसद के द्वारा, अंतरिम संसद का मतलब कौन अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी? भारत की संविधान सभा कार्य कर रही थी अंतरिम संसद के रूप में उस समय। संविधान सभा अंतरिम संसद के द्वारा, अंतरिम संसद के द्वारा किया गया
एकमात्र संशोधन था, एकमात्र संशोधन था। कौन सा संशोधन भैया? अंतरिम संसद के द्वारा यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान में किया गया एकमात्र संशोधन कौन सा था? तो आप बताएंगे ये था प्रथम संविधान संशोधन था, 1951 में हुआ था। अब आपको पता होगा, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, 1946 से लेकर के 1952 तक जो भारत की संविधान सभा थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, वही भारत की एंट्रिम पार्लियामेंट के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो भारत की जो अंतरिम संसद थी, जो भारत की संविधान सभा थी, उसके द्वारा भारतीय संविधान में सिर्फ एक संशोधन किया गया है, और वो संविधान संशोधन कौन सा था? वो था प्रथम संविधान संशोधन, 1951 में हुआ था। और क्या किया गया था इसके द्वारा? इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इतने पॉइंट आपके क्लियर हो जाने चाहिए थे। अगर कभी पेपर में पूछे कि ये 9वीं अनुसूची भारत के संविधान में किस वाद के बाद जोड़ी गई, तो आप याद करेंगे, एक था कामेश्वर, क्या नाम भैया? एक नाम याद करके रखेंगे आप, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। ये वाद आया था 1951 में ही। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951, ये वाद था। वाद के कैसे लिखेंगे? वाद के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ये प्रश्न आप याद करके रखेंगे, जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर कभी पेपर में पूछे 9वीं अनुसूची को किस वाद के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, तो आप बताएंगे कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य 1951 वाले वाद के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और प्रथम संविधान संशोधन एकमात्र संशोधन था भारतीय संविधान को जिसको अंतरिम संसद के द्वारा लाया गया था, यानी भारत की संविधान सभा के द्वारा लाया गया था। एक दो पॉइंट और इसमें हम ऐड करेंगे तो थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी प्रश्न पूछे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, तो आप याद करेंगे जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ ना, प्रथम संविधान, ये पॉइंट याद करेंगे, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची में? क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन का संबंध ही 9वीं अनुसूची से, तो 9वीं अनुसूची में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, कैसे लिखेंगे इसको? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची में कुल 13 भूमि सुधार अधिनियम यानी कानूनों को लागू किया गया था। 13 भूमि सुधार कानूनों को, यानी अधिनियमों को आप लिख सकते हो, कानूनों को लागू किया गया था। इतना आप पॉइंट लिखेंगे, लागू किया गया था। अगर कभी पेपर में पूछे जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, तो आप बताओ 9वीं अनुसूची में कुल कितने उस समय भूमि सुधार कानून थे? तो आप बताएंगे 13 भूमि सुधार कानून थे। ये पॉइंट याद करके रखेंगे, उस समय 13 भूमि सुधार कानून थे 9वीं अनुसूची में। इतना आपने लिखा। अब मैं जरा इसको मिटाने का प्रयास कर रहा हूं, इसको जरा आप ध्यान से लिखेंगे। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दे रहा हूं ताकि आप लोग सब लोग सारे पॉइंट को कायदे से आप छापते रहें। क्या लिखेंगे? मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें कुल 13 भूमि सुधार कानूनों को लाया गया, कितने? कुल 13 भूमि सुधार कानूनों को लाया गया 9वीं अनुसूची में। तो फिर प्रश्न क्या बनेगा? वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम यानी भूमि सुधार कानून है? वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल 284, कितने भैया? 284 कुल कितने अधिनियम है 9वीं अनुसूची में वर्तमान में? तो 284 अधिनियम है। और ये ऐसे अधिनियम है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अधिनियम है यानी कानून है। तो प्रश्न क्या बनेगा? संविधान लागू होने के समय, मतलब जब 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में, यानी 1951 में जब जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, उस समय 9वीं अनुसूची में कुल कितने भूमि सुधार कानून थे?
तो 13 थे। वर्तमान में कितने भूमि सुधार कानून यानी अधिनियम है? तो 284 है। यानी 271 भूमि सुधार कानून यानी अधिनियम नवीन सूची में और जोड़े गए। तो कुल कितने संशोधनों के द्वारा जोड़े गए? अब आपको पता होगा ना, तो पहले कितने थे? पहले तो 13 थे, फिर से मैं बोल रहा हूं, पहले 13 थे। अब कितने अधिनियम है नवीन सूची में? तो अब नवीन सूची में 284 अधिनियम है। यानी कितने प्लस हुए हैं? 271 प्लस हुए हैं, तो 71 जोड़े गए ना। अब ये 271 अधिनियम नवीन सूची में जोड़े गए, ये कुल कितने संशोधनों के द्वारा जोड़े गए? तो आपको बताएंगे अब तक कुल नवीं अनुसूची में कुल कितने संशोधन हुए? अब तक कुल नौवीं अनुसूची में इसको कायदे से लिखेंगे, नौवीं अनुसूची में 11 संशोधन हो चुके हैं। 11 संशोधन हो चुके हैं। 11 संशोधन हो चुके हैं। इतने पॉइंट आप लोग लिखोगे कायदे से। पेपर में पूछे कि जब नवीं अनुसूची को जोड़ा गया तो नवीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम थे? उस समय 13 अधिनियम थे, और अब कितने अधिनियम है? 284 अधिनियम है। यानी नवीं अनुसूची में कितने अधिनियम जोड़े गए? 271 अधिनियम जोड़े गए। अब जब 271 अधिनियम जोड़े गए नवीं अनुसूची में, तो नवीं अनुसूची में संशोधन किया गया होगा। तो नवीं अनुसूची में कुल 11 संशोधन किए गए, और इन 11 संशोधनों के माध्यम से 271 अन्य अधिनियम जोड़े गए, जिसके बाद अब नवीं अनुसूची में अधिनियमों की संख्या कितनी हो गई है? 284 हो गई है। इतने पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको फिर से साफ करता हूं और आगे इसको बताने का प्रयास करता हूं। एक दो पॉइंट और मैं नवीं अनुसूची के बारे में बता रहा हूं। मुझे इतने डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब अगर आगे थोड़ा सा 2-3 पॉइंट और एक पॉइंट और लिखना है नवीं अनुसूची में। क्या लिखना है? अब आप सबको पता होगा एक वाद आया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, और ये हुआ था 1973 में। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के द्वारा क्या संशोधन किया गया नवीं अनुसूची में? क्या किया गया कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के द्वारा यह संशोधन किया गया कि नवीं अनुसूची में शामिल विषयों की, अगर नवीन सूची में 284 से अधिक अधिनियम शामिल किए जा रहे हैं, तो जो अन्य अधिनियम शामिल किए जाएंगे 284 से अधिक होंगे, उनकी क्या की जाएगी? उनकी न्यायालयों के द्वारा समीक्षा की जा सकती है। न्यायालयों के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, के द्वारा समीक्षा की जा सकती है, समीक्षा की जा सकती है। लेकिन कब की जा सकती है समीक्षा न्यायालयों के द्वारा नवीन सूची में शामिल अधिनियमों की? जब वो अधिनियम 284 से अधिक होंगे तब। 284 से अधिक होंगे तब इसको पॉइंट लिखेंगे, अधिक होने पर। मतलब अगर नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की संख्या 284 से अधिक हो जाएगी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 के द्वारा क्या यह घोषणा की गई कि नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की क्या करेगी भारतीय कोर्ट? भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है? उनकी समीक्षा कर सकती है, और अगर आवश्यक समझे सुप्रीम कोर्ट तो उसमें परिवर्तन भी कर सकती है, उसको पूर्ण रूप से क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। लेकिन कब? जब वो अधिनियम 284 से अधिक हो तब। और एक चीज याद करेंगे, 284 से अधिक होने पर ही सुप्रीम कोर्ट 284 अधिनियम से अधिक होने पर ही सुप्रीम कोर्ट नवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की समीक्षा कर सकती थी। फिर क्या हुआ भैया? इसको याद करेंगे, मई 2007, ये वाला साल याद करके देंगे। मई 2007 में क्या किया गया? ध्यान से सुनिएगा। मई 2007 से भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर सकती है? भारत की सुप्रीम कोर्ट नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की समीक्षा कर सकती है। चाहे 224 से 84 से अधिक हो या कम हो। तो मई 2007 से सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट नौवीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की समीक्षा कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है? ध्यान दीजिएगा, लेकिन कब कर सकती है? जब वो अधिनियम फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं तब। जब वो अधिनियम मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं तब।
जब वो अधिनियम मूल अधिकारों के अगेंस्ट हो, तब मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही हो तब। ये पॉइंट आप याद करके रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कर रहा हो तब। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हो, सारे के सारे पॉइंट याद करेंगे। मतलब 2 चरणों में भारत की सुप्रीम कोर्ट 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की समीक्षा कर सकती है। अगर 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों की संख्या 284 से अधिक हो जाए तो जितने अधिक होंगे उन सारे अधिनियमों की केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 के द्वारा भारत की सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, उन सारे अधिनियमों की समीक्षा कर सकती थी। दूसरा क्या याद करेंगे, मई 2007 के द्वारा भारत की सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि वो 9वीं अनुसूची में शामिल सभी अधिनियमों की समीक्षा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट भारत की। लेकिन कब कर सकती है, जब वो अधिनियम मूल अधिकारों का क्या कर रहा हो, वायलेशन कर रहा हो, मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो, तब भारत की सुप्रीम कोर्ट उन सारे अधिनियमों की क्या कर सकती है, समीक्षा कर सकती है। तो ये हमने बात करी किस अनुसूची के बारे में भैया, 9वीं अनुसूची के बारे में बात करी। इतना डिटेल में बात करने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको सारे के सारे पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। कभी भी आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे सिविल का दो, चाहे यूपीपीएससी का दो, पीसीएस का दो, आईएएस का दो, कोई भी एग्जाम दो, आपको अगर इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आए तो आप आसानी के साथ इन सारे प्रश्नों को क्या कर सको, सॉल्व कर सको। इसीलिए इतना डिटेल में मैं बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। इसके बाद नंबर आता है 10वीं अनुसूची का, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, 10 से 15 मिनट के अंदर में अब ये वीडियो समाप्त होने वाली है। अब हम बात करने जा रहे हैं 10वीं अनुसूची के बारे में, जरा दिमाग से लगाइएगा। अगर मैं आपसे पेपर में पूछूं 10वीं अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बताना 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है। दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है, कानूनों का उल्लेख है। किस अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है, यानी इसमें 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉज जो एक्ट्स हैं उनका उल्लेख है। तो पहला पॉइंट आप याद करेंगे 10वीं अनुसूची के बारे में। अगर कभी एग्जाम में पूछे 10वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों का उल्लेख है। पहला पॉइंट आप याद करके रखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या प्रश्न बनेगा कि 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया, तो आप इसको याद करके रखेंगे। तो 52वां संविधान संशोधन जो कि हुआ था 1985 में, और उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे भारत में। तो 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को क्या किया गया भैया, जोड़ा गया। ये कोई पॉइंट याद करके रखेंगे, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये 2 पॉइंट आप याद करके रखेंगे इसके संबंध में, 10वीं अनुसूची के संबंध में। अब ये एंटी डिफेक्शन लॉज है क्या, दल बदल विरोधी कानून है क्या, तो जरा आप दिमाग लगाइएगा कि जब भारत में 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तो 1952 से लेकर के 1985 तक कोई जीतता था किसी पार्टी से, और फिर शाम होते होते सुबह जीतो किसी पार्टी से चुनाव जीतो, शाम होते दूसरी पार्टी में आप चेंज हो जाते थे। मतलब पार्टी अपनी चेंज कर लेते थे, दल बदल करते थे। तो राजीव गांधी जी के दिमाग में ये बात आई कि दल बदल से क्या होता था, सरकार में अस्थिरता पैदा होती थी। तो राजीव गांधी ने दल बदल को रोकने के लिए 10वां संविधान संशोधन करवाया भारतीय संविधान में 1985 में। और क्या किया उन्होंने, कहा कि अगर 1/3 से अधिक, 1/3 से ज्यादा सदस्य, चाहे वो सदस्य लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, अगर 1/3 से ज्यादा सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, जाओ भैया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। अगर 1/3 से ज्यादा सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। इन्होंने कहा बट अगर 1/3 से कम, किससे कम भैया, इन्होंने कहा कि अगर 1/3 से कम, क्या लिखोगे इसको, 1/3 से कम सदस्य, किससे भैया, जरा इसको एक बार फिर से साफ करने का प्रयास करता हूं, थोड़ी सी स्क्रीन में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जरा दिमाग से लिखेगा। राजीव गांधी जी ने कहा कि अगर 1/3 से ज्यादा, यहां से साफ कर दो पूरा ही है, इसको ध्यान से लिखेंगे भैया। राजीव गांधी जी ने कहा कि अगर
एक तिहाई से ज्यादा लोकसभा के सदस्य, किसी पार्टी के लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य से ज्यादा सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जाने दो। इन्होंने सोचा होगा विचारधारा में परिवर्तन है तो विचारधारा का चेंज कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक तिहाई से ज्यादा सदस्य अगर दल बदल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। राजीव गांधी जी ने जो 10वीं सूची जोड़ी उसके तहत तो नो प्रॉब्लम। बट इन्होंने कहा कि अगर एक तिहाई से कम सदस्य दल बदल कर रहे हैं, कम सदस्य लोकसभा के सदस्य चाहे राज्यसभा को किसी पार्टी के से कम सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो सबकी सदस्यता क्या हो जाएगी? तो सदस्यता क्या हो जाएगी? सबकी निरस्त हो जाएगी। सबकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी यानी खत्म हो जाएगी। तो क्या हुआ? तो पार्टियों के लोगों ने क्या करना शुरू करा? कहा कि अगर एक तिहाई से कम सदस्य दल बदल कर रहे हैं तो हमारी सदस्यता क्या खत्म हो जाएगी? हमारी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? एक तिहाई से अधिक लोग दल बदल करना शुरू कर दिए। मतलब जिस लिए ये 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया कि दल बदल संबंधी चीजों पर रोक लगाई जाए, ये उसका अगेंस्ट होने जा रहा है और दल बदल लोगों ने करना शुरू कर दिया। एक तिहाई से अधिक लोगों ने दल बदल करना शुरू कर दिया, जिससे सरकारों में और अस्थिरता पैदा होनी शुरू हो गई, राज्यों में भी केंद्रों में भी। तो उसके बाद क्या हुआ? ये बात जब आ गया साल 2003 में, 2003 में आपको पता होगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने क्या किया कि एक तिहाई शब्द के स्थान पर 2 तिहाई शब्द ला दिया। इन्होंने कहा कि 2 तिहाई से ज्यादा सदस्य अगर दल बदल कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, इनकी सदस्यता खत्म नहीं होगी। विचारधारा में परिवर्तन हुआ, इन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली तो नो प्रॉब्लम, इनकी सदस्यता नहीं खत्म होगी। लेकिन अगर 2 तिहाई से कम सदस्य अगर दल बदल कर रहे हैं तो सबकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? इस कानून के इस 10वीं सूची के अंतर्गत तो सबकी सदस्यता क्या आ जाएगी भैया? तो सबकी सदस्यता क्या आ जाएगी? निरस्त हो जाएगी। जिसके बाद थोड़ा बहुत दल बदल कानूनों पर क्या लगा भैया? दल बदल पे रोक लग गया। ठीक है, तो ये था हमारी कौन सी अनुसूची भैया? ये थी हमारी 10वीं अनुसूची। और ये एक तिहाई के स्थान पर 2 तिहाई शब्द लाया गया, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लाया गया, ये लाया गया भैया भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि हुआ था 2003 में। इसके द्वारा एक तिहाई शब्द के स्थान पर 2 तिहाई शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसके बाद थोड़ा बहुत दल बदल संबंधित चीजों पर क्या लगा? रोक लगा। तो ये थी हमारी भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान की सेकेंड लास्ट अनुसूची, 11वीं अनुसूची। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा, बस 5 मिनट में यह क्लास अब समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के बारे में बात करते हैं। एक और महत्वपूर्ण अनुसूची 11वीं अनुसूची। तो भैया ध्यान से सुनिएगा, अगर कभी पेपर में पूछे 11वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज कौन कौन सी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था आपको पता होगा? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो किस बात का उल्लेख है 11वीं अनुसूची में? ध्यान से सुनिएगा, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जो 29 कार्य किए जाते हैं। कितने कार्य भैया? 29 कार्य, यानी 29 विषय भी आप इसको बोल सकते हो। 29 कार्य किए जाते हैं। 29 कार्य किए जाते हैं। कितने कार्य किए जाते हैं पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा? जो 29 कार्य किए जाते हैं, इन 29 कार्यों का उल्लेख 11वीं सूची में है। इन 29 कार्यों का उल्लेख है। कार्य का मतलब यहाँ पर आप विषय भी बोल सकते हो। इन 29 कार्य यानी विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 11वीं अनुसूची में है, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आप क्या बताओगे? 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को वर्तमान में कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं, यानी कि कुल उनके कितने कार्य हैं? तो आप बताएंगे 29 कार्य हैं। और इन्हीं 29 कार्यों का उल्लेख है हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद करेंगे। अब आप सबको पता होगा पंचायती राज संस्थाएं, पंचायत के कितने स्तर है? भारत में 3 स्तर है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो इतने पॉइंट क्लियर हो गए। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा, ये 11वीं सूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आपको याद करना चाहिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
तो 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, अब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, लेकिन लागू किया गया 1993 में। तो हम 92 या 93 में जो ऑप्शन दिया हम उसी को टिक लगाएंगे। तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा, 1993 के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को भैया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भारतीय संविधान में अनुसूची को जोड़ा गया। तो ये मेन पॉइंट आप याद करके रखेंगे, जोड़ा गया। हाँ बिल्कुल सही है। एक लोग पूछ रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, सर वो बता दीजिए जो पंचायती राज संस्थाओं को जो 29 कार्य यानी 29 विषय दिए गए, वो विषय कौन कौन से हैं। तो अगर इस टॉपिक में इसके बारे में हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये था हमारी भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की आखिरी अनुसूची के बारे में। छोटी सी अनुसूची है और वो अनुसूची है भैया कौन सी अनुसूची? भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के बारे में हम बात करते हैं। तो ये है भारतीय संविधान की आखिरी अनुसूची, जिसको हम बोलते हैं 12वीं अनुसूची, ठीक है। अगर कभी पेपर में पूछे 12वीं अनुसूची में किस बात का उल्लेख है, तो आप बताना नगर पालिकाओं द्वारा, जो शहरी निकाय की पालिका होती है, नगर पालिकाओं द्वारा जो 18 कार्य किए जाते हैं, 18 कार्य यानी विषय, 18 कार्य किए जाते हैं, उन 18 कार्यों का उल्लेख, कितने कार्यों का भैया? उन 18 कार्य को हम और क्या बोल सकते हो? विषय बोल सकते हो। उन 18 विषयों का उल्लेख है हमारे संविधान की कौन सी अनुसूची में भैया? 12वीं अनुसूची में। पॉइंट क्लियर हो गया। तो पेपर में क्या प्रश्न पूछेगा? 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे नगर पालिकाओं से। तो 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल कितने कार्य दिए गए? 18 कार्य, यानी कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 18 विषय दिए गए, यानी वर्तमान में 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 18 है। अब आपको पता होगा ग्राम स्तर पर पंचायतें होती है और शहरी स्तर पर नगर पालिकाएं होती है। अब आप पता है नगर पालिकाओं के भी यानी शहरी निकाय के भी 3 स्तर होते हैं। सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद और लास्ट में नगर निगम होता है। लेकिन देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसको आप कायदे से लिख लेंगे। शहरी स्तर पर एक होता है नगर पंचायत और दूसरा होता है नगर पालिका परिषद, जिसको हम नगर पालिका भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है नगर निगम। क्या होता है भैया? नगर निगम। इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं? नगर पालिका बोल सकते हैं। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। नगर पंचायत को और नगर पालिका परिषद को और नगर निगम को, हम इन तीनों को संयुक्त रूप से ज्वाइंटली हम क्या बोल सकते हैं? नगर पालिका बोल सकते हैं। और इन नगर पालिकाओं को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 18 विषय, और इन 18 विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में। तो यहाँ से एक प्रश्न फिर बनेगा, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो आप जरा याद करेंगे 73वें संविधान संशोधन के बाद 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन के बाद भारतीय संविधान का हुआ भैया 74वां संविधान संशोधन। और इसी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी हुआ था 1993 में हुआ था, 1993 में हुआ था, इसको याद करेंगे। 1993 में हुआ था भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन, 1993 में हुआ था 73वां और 74वां। तो 1993 में जब 74वां संविधान संशोधन हुआ, इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और अगर पेपर में पूछे 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, तो आप बताएंगे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई 1993 में। और अगर पूछे कि ये 11वीं अनुसूची एंड 12वीं अनुसूची के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, तो आप बताएंगे उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे भैया? पीवी नरसिम्हा राव, ये उसमें भारत के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के द्वारा ये भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया, जो कि पंचायती राज संस्थाओं से और नगर पालिकाओं से संबंधित है। आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा और उसको आप कमेंट में बताएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है?
नगर निगमों की संख्या कितनी है, ये हमारा सवाल है और सब लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय कितने नगर निगम है। इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने लोगों ने शेयर किया उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करते रहिएगा। इसके साथ ही आज की क्लास को समाप्त करने की घोषणा करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच एवरीवन।